एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन वन मोर अमेजिंग सेशन ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज। आज के इस वीडियो में जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक हीट को हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट को, परफेक्टली ब्लैक बॉडीज़ को, स्टेफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ एंड बाकी सारी चीज़ें। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू स्मैश द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम आज देखने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट क्या होता है? फर्स्ट थिंग, अगर हमें हीट को जानना होगा तो सिंपली मैं बोलूँगा हीट एक फॉर्म है एनर्जी की। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है तो मैं ऊपर अगेन लिखूँगा, मैं लिखूँगा ये फॉर्म है किसकी? एनर्जी की, फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat is nothing but a form of energy. Heat is nothing but a form of energy which characterizes the thermal state of the matter. करेक्ट है ये वाला पॉइंट, जो कैरेक्टराइज करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये किस थर्मल स्टेट में है, उस चीज़ को हम हीट बोलते हैं। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी ही है, राइट। ये ट्रांसफ़र होती है अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है, ये इनको मैंने कॉन्टैक्ट में रखा है, और ऑब्जेक्ट ए जो है फॉर एग्जांपल ये बहुत ही हॉट है, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है ये कोल्ड है, तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी आप याद रखिएगा, राइट। दैट मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हमेशा फ्लो करेगी हीट। हमेशा हीट एक ऐसी एनर्जी है जो फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। करेक्ट है ये वाला पॉइंट। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर बताया कि हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूँगा, क्या मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स इसके सेम होंगे? यूनिट्स विल बी इक्वल टू यूनिट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही है। दैट मीन्स जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे वही यूनिट्स इसके भी होंगे। एनर्जी का क्या ऐसा यूनिट होता है? जूल। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिट जो होगा दैट विल बी जूल। इसके बाद अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँगा, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँगा तो क्या मैं बोलूँगा डायमेंशंस इसके सिमिलर होंगे एज दैट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? ml2t-2, ml2t-2। आई होप दैट्स क्लियर। हीट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रैक्टिकल यूनिट्स इसके अलावा जो जूल है, इसके अलावा हम और भी कुछ यूनिट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, लाइक हम कैलोरीज, आपने देखा होगा कैलोरीज का हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका और एक यूनिट भी हो सकता है, कैलोरीज में भी हम इनको मेजर कर सकते हैं। एक कैलोरी और जूल में आपको रिलेशन पता होगी, आई होप दैट। अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बोल दूँ, एक कैलोरी कितने जूल्स की इक्वल होती है? 4.18 जूल्स के इक्विवेलेंट होती है 1 कैलोरी। आई होप दैट्स क्लियर। तो अब क्या होता है, कभी कभी अगर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कभी कभी वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, राइट। तो एट दैट टाइम जो वर्क डन होता है, मैं बोलूँगा एट दैट टाइम जब मैकेनिकल एनर्जी किस में होगी? जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, एट दैट टाइम जो वर्क डन और हीट का रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स मैं बोलूँगा वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एवर, राइट। एट दैट टाइम ये जो वर्क डिवाइडेड बाई क्यू है, वर्क डिवाइडेड बाई हीट है, ये कांस्टेंट रहेगा। और इसी को मैं फर्दर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ W/Q विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ पर J से रिप्रेजेंट करूँगा, अब ये J क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो J है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यहाँ पर मैं लिखूँगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो J है, J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीट। इसके बाद जो और एक बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? फर्स्ट थिंग, हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था, ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं टेम्परेचर को अलग तरीके से डिफाइन करूँगा। मैं बोलूँगा ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी तक फ्लो होगी, या किस चीज़ से किस चीज़ तक फ्लो होगी, राइट। मैं बोलूँगा इट इज़ दैट फैक्टर विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा। अगर दो बॉडीज़ है मेरे पास, ए और बी, हम कैसे बोलेंगे कि हीट ए से बी तक जाएगी या बी से ए तक जाएगी?
यहाँ पर एक फैक्टर है जिसको मैं बोलूँगा टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि हीट ए से बी तक जाएगी या हीट जो है वो बी से ए तक जाएगी। दैट मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक? जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। सिंपल सी बात है ये, राइट। टेम्परेचर में आपको क्या याद रखना है? टेम्परेचर हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से, उसका नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर्स। और थर्मोमीटर के आपको 3 टाइप्स होते हैं, वो आपको याद रखने हैं और उनका रेंज आपको याद रखना है। पहला मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ, उसको हम बोलते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर को हम और एक नाम से जानते हैं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, राइट। इसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। इसका रेंज क्या होता है? अगर मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। -50 से लेके प्लस 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? आई होप दैट्स क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड, जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं गैस थर्मोमीटर। पहला वाला क्या है? लिक्विड थर्मोमीटर। सेकंड वाला क्या है? गैस थर्मोमीटर। इसमें कौन सी गैस होती है ये भी याद रखना, नाइट्रोजन थर्मोमीटर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 सेंटीग्रेड तक। -200 से लेके 1600 सेंटीग्रेड तक। दैट मीन्स ये बहुत ही एफिशिएंट होने वाला है एज कम्पेयर टू द लिक्विड थर्मोमीटर, क्योंकि इसका रेंज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, राइट। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड वाला यहाँ पर लिखूंगा, लेट मी यूज रेड पेन, पिंक पेन। इसको मैं अगर थर्ड वाला जो टाइप आपको याद रखना है, दैट आर कॉल्ड पायरोमीटर्स। अब पायरोमीटर जो होता है इनका बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज होता है। गैस थर्मोमीटर से भी ज़्यादा रेंज होता है और लिक्विड जो होता है लिक्विड थर्मोमीटर, इससे भी इनका रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली इनके रेंज की बात करूँगा तो दैट लाइज इन बिटवीन -800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6000 सेंटीग्रेड तक। -800 से लेके 6000 तक ये मेजर करते हैं पायरोमीटर्स। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 टाइप्स बताए। पहला टाइप मैंने बताया लिक्विड थर्मोमीटर, सेकंड टाइप मैंने बताया गैस थर्मोमीटर, एंड थर्ड टाइप जो मैंने बताया दैट इज पायरोमीटर्स, राइट। इनका रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद जो टेम्परेचर है इसको हम मेजर करते हैं इन डिफरेंट स्केल्स, इन डिफरेंट यूनिट्स, राइट। कभी कभी हम सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं, कभी कभी हम फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करते हैं, एंड कभी कभी हम क्या करते हैं, केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। ये तीनों स्केल जो है इनके बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ दैट इज़ द आइस पॉइंट, और मैं बोलूँगा लोअर रेफरेंस पॉइंट, राइट। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट, या मैं बोलूँगा उसको स्टीम पॉइंट, या मैं बोलूँगा अपर रेफरेंस पॉइंट। आई होप दैट्स क्लियर। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा आइस, IP दैट मीन्स आइस पॉइंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा SP दैट मीन्स स्टीम पॉइंट। अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूँगा तो सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट जो होता है ये 0 डिग्री पे होता है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा सेल्सियस स्केल में उसको मैं बोलूँगा दैट्स आइस पॉइंट। और इसी में अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा दैट विल बी, और स्टीम पॉइंट दैट विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स, दैट विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इसी तरीके से अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूँगा, फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है इसमें जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 32, राइट, वो होता है 32 डिग्रीज। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें फ़ारेनहाइट स्केल जो है, अगर मैं इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूंगा, हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट की बात करूंगा, दैट्स गोइंग टू बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूंगा, केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, राइट। अगर मैं केल्विन की बात करूंगा तो केल्विन का जो लोअर पॉइंट होता है, और मैं बोलूँगा आइस पॉइंट होता है, वो कितना होता है, वो होता है 273.15 डिग्रीज, राइट। 273.15, राइट। यहाँ केल्विन में हम डिग्री नहीं बोलते हैं, केल्विन सिर्फ हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पर स्टीम पॉइंट बोलूँगा दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा, या अपर रेफरेंस पॉइंट बोलूँगा, दैट्स गोइंग टू बी 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है? यस, यहाँ पर एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड
फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो रिलेशन क्या है, दैट इज C/5, दैट मीन्स सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5, दैट्स इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 और यही इक्वल टू होता है केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 5। ये रिलेशन आप यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए अगर मैं जनरल एक रूल बताऊंगा यहाँ पर, वो आपको याद रखना है। असल में इन जनरली आपको क्या याद रखना है, जब भी हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा किसी पर्टिकुलर स्केल में, मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स स्केल में मुझे टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, माइनस IP ऑफ एक्स, आइस पॉइंट जो होगा उस स्केल में, राइट, डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट ऑफ एक्स, divided by steam point of x minus again IP of x. This will be equal to temperature of y, that means सेकेंड स्केल। अगर मुझे एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एक्स स्केल को मुझे वाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना होगा, मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन एक्स जो मेरे पास दिया गया होगा, माइनस करूंगा मैं उसका आइस पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन वाई जो मैं फाइंड आउट करूंगा, माइनस मैं यहाँ पर भी करूंगा आइस पॉइंट इन वाई डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट इन वाई माइनस आइस पॉइंट इन वाई। ये यहाँ पर एक जनरल फार्मूला बन जाएगी, इसी में अगर आप सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू डालोगे तो यही से एक्चुअली जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताई वो कौन सी बताई, C/5, दैट मीन सेंटीग्रेड अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 और यही इक्वल टू होता है K-273, दैट मीन्स केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 5। ये रिलेशन जो होती है ये यहीं से आती है। अब आपको थ्योरेटिकली याद रखना है या न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर याद रखने हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जब भी हमें स्केल्स का कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्लियर है वाला पॉइंट। After that there is one more topic, a very important topic actually, and the topic is thermal expansion. Thermal expansion होता क्या है अंडरस्टैंड करना। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं इसको हीट करूंगा और ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सपैंड हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाएगी या इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा या इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो गई, राइट। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, थर्मल एक्सपेंशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सब्सटेंस इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर मैं एक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो अगर उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगी तो उस फिनोमेना को मैं बोलूँगा थर्मल एक्सपेंशन। ये बात क्लियर है। ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 टाइप्स का होता है, या तो लीनियर होगा, या तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा, या तो क्या होगा, या तो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन होगा और उसको हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन, और या तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, राइट। उन तीनों को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। लेट्स डिस्कस दोज। थर्मल एक्सपेंशन में जो पहला टाइप है दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन अलोंग ए सिंगल डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड इज नोन एज लीनियर डायमेंशन, राइट। लीनियर एक्सपेंशन दैट मीन्स मैं बोलूंगा एक्सपेंशन अलोंग सिंगल डायमेंशन। अगर एक ही डायमेंशन इंक्रीज होगा एक ऑब्जेक्ट का, मैं उसको बोलूंगा ये क्या है, यहां पर लीनियर एक्सपेंशन हो गया है, यहां पर लीनियर एक्सपेंशन हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉड, और इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज L0, दैट्स द इनिशियल लेंथ, राइट। और ये जो लेंथ है ये किस टेम्परेचर पे है, फॉर एग्जांपल T टेम्परेचर पे है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज किया, डेल्टा T से मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ये जो रॉड है इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई फॉर एग्जांपल डेल्टा L से, राइट, या मैं बोलूँगा डेल्टा L से। क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कि ये जो इंक्रीज इन द लेंथ है ये कितना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो डेल्टा L होता है दैट मीन्स चेंज इन द लेंथ, दैट इज गिवन बाय द इनिशियल लेंथ L0 multiplied by alpha multiplied by delta T. This is very important. This is very important. अब यहाँ पर मैंने अल्फा एक नंबर है उसको इंट्रोड्यूस किया, तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो अल्फा सिंपली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस विल बी डेल्टा L, और ये यहाँ से डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स L0 और यहाँ पर डेल्टा T, तो ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू ना। एग्जैक्टली ये जो अल्फा है ये होता क्या है, ये अल्फा जो है ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू जो है ये किस पे डिपेंड करती है, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन
मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये वाली फॉर्मूला ये जो है ये चेंज इन लेंथ है। अगर पहली लेंथ एल नॉट थी, फिर चेंज इन लेंथ इतनी लेंथ चेंज हो गई, तो अगर मुझे फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, मैं सिंपली इन दोनों का ऐड करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं एल फाइनल, दैट मीन्स फाइनल लेंथ दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल लेंथ, दैट मीन्स एल नॉट, और प्लस में इसका क्या करूंगा, जो इंक्रीज हो गया, जो चेंज इन लेंथ आ गया, दैट मीन्स एल नॉट अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट मेक्स सेंस। ये बात क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज एरियल एक्सपेंशन, और इस एरियल एक्सपेंशन को हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा जब एक्सपेंशन अलोंग टू डायमेंशंस, expansion along only one dimension, that was linear expansion. Expansion along two dimensions, that's called aerial expansion or superficial expansion. अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ L है, जिसकी ब्रेड जो है वो B है, राइट। जब उसका एरिया इंक्रीज होगा तो मैं बोलूँगा उस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया है, उसमें सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखने को मिली, या उसमें एरिया इंक्रीज हो गया, उसमें एरियल एक्सपेंशन देखने को मिली। तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मैंने वहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन लेंथ फाइनल को फाइंड आउट किया, उसी तरीके से मैं एरियल एक्सपेंशन में भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे फाइनल जो एरिया है वो फाइंड आउट करना होगा, मैं बोलूँगा एरिया फाइनल जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट टाइम्स बीटा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जिस तरीके से मैंने वहाँ पर बताया, व्हाट्स ए नॉट, दैट इज द इनिशियल एरिया, व्हाट इज ए नॉट, बी ए नॉट दैट मीन द इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाई बी, यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस मैंने किया बीटा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, दिस इज द चेंज इन एरिया। जिस तरीके से मैंने लीनियर एक्सपेंशन में किया इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी करूँगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको अच्छा मुझे बताइए आप यहाँ पर ये बीटा क्या होता है, अगर मैं बीटा को सेपरेट करूँगा तो मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ए दैट मीन्स चेंज इन ए डिवाइडेड बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। क्या मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा, राइट। और इस ये जो बी है इसको वहाँ पर मैंने बताया था अल्फा को मैंने वहाँ पर बताया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये बात क्लियर है। और फाइनल जो मेरे पास एरिया बचेगा वो एरिया में इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। और सिमिलर थिंग हैपन्स इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसको भी हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। आई होप दैट्स क्लियर। जब और अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा मैं बोलूंगा एक्सपेंशन अलोंग 3 डायमेंशंस। जब तीनों डायमेंशंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, एक्सपैंड होंगे, तो उसको मैं बोलूंगा ये है थर्मल एक्सपेंशन अलोंग द वॉल्यूम, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा उसको मैं नाम दूंगा वी एफ फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दूंगा, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट दैट मीन्स द इनिशियल वॉल्यूम प्लस वी नॉट टाइम्स गामा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे लीनियर एक्सपेंशन में भी मैंने यूज किया, ये मैंने सुपरफिशियल एक्सपेंशन में भी यूज किया। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर ये जो वी एफ है दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, आई वी से मैं इसको लिखूंगा। और ये जो वी नॉट गामा डेल्टा टी है ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब यहाँ पर मैंने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड गामा। लेट मी यूज अनदर पेन। यहाँ पर मैंने और एक चीज़ यूज की, दैट इज कॉल्ड गामा। अब गामा क्या होता, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ये जो गामा मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये गामा जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरीके से वहाँ पर अल्फा ने रिप्रेजेंट किया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा ने रिप्रेजेंट किया था कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इन द सिमिलर वे ये जो गामा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसी को हम बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। आई होप दिस मेक्स सेंस। अगर मुझे गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्या आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियसली यहाँ पर आप लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम दैट मीन्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। और फाइनल वॉल्यूम आप इस वाली फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो।
तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर और एक बात याद रखना, जब अब एक जनरल रूल आप याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा बीटा और गामा जो है क्या इनमें कोई रिलेशन है, पहली बात क्या इनमें कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन आपको याद रखनी है। दैट इज अल्फा, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई 3। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताया कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। जब वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गई, क्या मैं बोल सकता हूँ जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया दैट मीन्स डेंसिटी को डिक्रीज होना है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेंसिटी कितनी डिक्रीज हो गई या डेंसिटी कितनी इंक्रीज हो गई, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी है। जो रो होता है दैट मीन्स द फाइनल डेंसिटी दैट इज गिवन बाय द इनिशियल डेंसिटी, दैट मीन्स रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। व्हाट्स गामा ओवर हियर? गामा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? गामा यहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। गामा यहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। आई होप दैट्स क्लियर। इसी तरीके से आई होप दैट्स क्लियर। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जो है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जो लिक्विड्स होते हैं इनमें भी थर्मल एक्सपेंशन होता है? यस होता है, लेकिन लिक्विड्स जो होती है इनकी कोई नो डेफिनेट शेप। जब इनके पास डेफिनेट शेप ही नहीं होती है तो लिक्विड जो होते हैं इनमें लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है। इनमें सिर्फ हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहां पर मैं लिखूंगा ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन। इनमें हमें सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अब जो वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन, दूसरे को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। दोनों इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोल के रखता हूँ। पहली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन, इसको मैं गामा ए से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट मीन्स अपैरेंट एक्सपेंशन। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? ये होता है अपैरेंट एक्सपेंशन, अपैरेंटली जितना एक्सपेंड होगा इन वॉल्यूम, जितना हमें देखने को मिलेगा एक्सपेंशन किसमें? वॉल्यूम में, डिवाइडेड बाय वी नॉट, दैट मीन्स द इनिशियल वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? दैट मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। आफ्टर दैट इसी तरीके से अगर जो सेकंड थिंग है आपको जो याद रखनी है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन होता है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं गामा आर से। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ये यहां पर कितना होता है? ये होता है इक्वल टू रियल एक्सपेंशन दैट इज फाउंड रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी और चेंज इन टेम्परेचर। आई होप दैट्स क्लियर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं, क्या पता इस साल पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन दैट इज अनॉमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर और एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, अंडरस्टैंड करना। जनरली मैंने बताया जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा दैट मीन्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैं बोलूँगा जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। ये जनरल रूल है, राइट। लेकिन जब मैं वाटर की बात करता हूं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कहां तक? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री तक जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो ये वाटर है इसकी डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। और अगर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा 4 डिग्री से, तो आफ्टर दैट जो डेंसिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है। दिस इज द एनोमलियस और द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ दिस वाटर। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस द ग्राफ बिटवीन, यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो वाई एक्सिस है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं आपको बोल दूं जब टेम्परेचर कितना होगा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर आता है यहाँ तक 4 डिग्री तक, जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, राइट। 4 डिग्री तक ये जो डेंसिटी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी वो इंक्रीज होती जा रही है।
लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करूंगा, आफ्टर दैट ये जो डेंसिटी है ये डिक्रीज होती है, आफ्टर दैट ये जो डेंसिटी है ये डिक्रीज होती है। तो इसी को हम बोलते हैं ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। ये जो वाटर है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। अगर ये नॉर्मल बिहेवियर दिखाता तो जब 4 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो इसका भी जो इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। लेकिन नहीं, 4 डिग्री तक इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। I hope that makes sense. I hope that makes sense. After that there is one more topic, thermal expansion in gases. हमने पढ़ा thermal expansion in solids, liquids, और अब हम आएंगे गैसेस पर। गैसेस में क्या होता है? क्या गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप होती है? ऑब्वियसली नॉट। क्या इनके पास क्या मैं बोल सकता हूँ जिस तरीके से वाटर की मैंने बात की थी, जिस तरीके से मैंने लिक्विड की बात की थी, लिक्विड्स के पास मैंने बताया इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो इनमें कोई भी लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली ये जो गैसेस होते हैं इनके पास भी मैं यहाँ पर लिखूंगा नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। जब इनके पास शेप कोई डेफिनेट नहीं होगी, दैट मीन्स इनमें जो एक्सपेंशन होगा ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब जो वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर होता है उसमें आपको क्या याद रखना है? उसमें आपको याद रखना है वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं यहाँ पर लिखूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा एट दैट टाइम जो कोएफिशिएंट होता है किसका? वॉल्यूम एक्सपेंशन का, दैट्स गिवन बाय अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेल्टा टी से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, अगर मुझे वी फाइनल यहाँ पर मैं लिखूंगा वी एफ, अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट, this will be 1 plus alpha and delta t. I hope this makes sense. I hope this makes sense. इसी तरीके से जो सेकंड यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जो प्रेशर एक्सपेंशन होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बीटा से, एंड दैट विल बी गिवन बाय चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा टी, राइट। नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा टी से। तो अगर मुझे यहाँ से फाइनल जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करना होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ पी फाइनल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, दैट मीन्स पी जो मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डेल्टा टी, और मल्टीपल में इसको मैं लिखूंगा बीटा, दैट इज जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस में आपको क्या याद रखना है? जो गैसेस होते हैं इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जब इनके पास कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती है दैट मीन्स इनमें हमें ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है, या मैं बोलूँगा क्यूबिकल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और वो क्यूबिकल एक्सपेंशन जो होता है वो दो चीज़ों पर होता है, या तो कॉन्स्टेंट होगा प्रेशर या तो कॉन्स्टेंट होगा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रेशर एक्सपेंशन। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। I hope that makes sense. ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये आपको याद रखनी है। आफ्टर इट कम्स अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? It is the heat or it's the amount of heat energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. अगर मेरे पास कोई सबस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, राइट। अगर मुझे इस सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज करना होगा बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे कितनी हीट चाहिए इस सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? उसको मैं बोलूँगा स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको हम डिनोट करते हैं एस से, सिंपली एस से हम इसको डिनोट करते हैं। हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड जितनी हीट हमें ज़रूरत पड़ेगी डिवाइडेड बाय मास, कितने मास पे हम हीट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितनी चेंज हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर यूनिट्स क्या होंगे, दैट मीन्स यूनिट्स ऑफ हीट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ मास डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट्स हम यहाँ पर लिखेंगे हीट के होते हैं जूल डिवाइडेड बाई ये जो मास है इसका होता है केजी, और ये जो टेम्परेचर है इसका होता है केल्विन। ये बात याद रखना। और इसी को हम लिख सकते हैं जैसे जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जूल को, के जी इनवर्स को, राइट। इसी तरीके से के इनवर्स को, व्हाट्स के जी इनवर्स एंड के इनवर्स? के जी इनवर्स मास का होगा एंड के इनवर्स केल्विन है। केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है। आई होप दैट मेक्स सेंस। आफ्टर दैट
या कोई और टॉपिक है? यस, हियर इज वन मोर टॉपिक दैट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पर याद रखना है, अब अंडरस्टैंड करना। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस एट ए गिवन टेम्परेचर। लेटेंट हीट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बोल दूं, जब भी फेज चेंज होती है, फेज चेंज मतलब अगर लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में या लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, इन द सिमिलर वे अगर गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में और अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो हीट या तो कंज्यूम होती है या तो रिलीज होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट कहाँ पर कंज्यूम होती है और हीट कहाँ पर रिलीज होती है। तो अगर मैं मेल्टिंग की बात करूँगा, मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग, जब मेल्टिंग होती है या बॉइलिंग होती है तो यहां पर हीट कंज्यूम होती है, हीट इज कंज्यूम्ड, क्योंकि अगर हम हीट नहीं देंगे आइस को फॉर एग्जांपल तो वो मेल्ट तो नहीं होगी, अगर हम हीट नहीं देंगे वाटर को तो वो तो बॉइल नहीं होगा। इन द सिमिलर वे आपको और एक पॉइंट भी याद रखना है, अगर फ्रीजिंग होगी या कंडेंसेशन होगी, यहां ये याद रखना, अगर फ्रीजिंग होगी प्लस अगर कंडेंसेशन होगी एट दैट टाइम हीट इज गिवन आउट, एट दैट टाइम जो हीट होती है वो गिवन आउट होती है, वो वापस आती है, राइट। अब जब हमें फेज को चेंज करना होता है तो दैट मीन्स या तो हीट वहाँ से बाहर निकलेगी या तो हमें हीट देनी होगी। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें मेल्टिंग करनी है, राइट, या हमें बॉइलिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें तो हीट देनी पड़ेगी और जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सिस्टम। जितने मास को आपको कन्वर्ट करना होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मास। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, मैं लिख सकता हूं Q विल बी इक्वल टू m टाइम्स L। यहां पर मैंने L एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, ये जो L है इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास। अगर मेरे पास एक यूनिट मास होगा, इसका मास जो होगा फॉर एग्जांपल 1 kg के इक्वल टू होगा, अगर मुझे इसका जो फेज है वो चेंज करना होगा तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी कॉल्ड द लेटेंट हीट। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अगर मैं आइस की बात करूंगा, यहाँ पर आपको 2 पर्टिकुलर केसेस याद रखने हैं, बस सिंपल उन्हीं को आप यूज करोगे किन में, न्यूमेरिकल्स में। अगर मैं पर्टिकुलरली आइस की बात करूंगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी, आइस की, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। इन द सिमिलर वे अगर आपको वाटर की बात मैं बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात बोलूंगा, अगर मैं केस ऑफ वाटर लूंगा यहाँ पर, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू होती है 539 कैलोरीज पर ग्राम। दैट मीन्स इतनी हीट आपको लगती है अगर आपको 1 kg वाटर का, अगर आपको 1 ग्राम वाटर का क्या करना होगा, वेपराइज करना होगा। इन द सिमिलर वे अगर आपको 1 ग्राम आइस का क्या करना होगा, मेल्ट कराना होगा, तो आपको इतनी हीट विल बी रिक्वायर्ड, दिस मच हीट विल बी रिक्वायर्ड। आई होप दिस मेक सेंस। आफ्टर दैट अगर हम हीट ट्रांसफ़र पे आएंगे, मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरे पास 2 बॉडीज़ है, बॉडी A एंड बॉडी B, अगर मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इसी तरीके से सिर्फ ये एक मेथड नहीं होता है हीट ट्रांसफ़र का, सिर्फ ये एक वे नहीं है हीट ट्रांसफ़र का। हीट ट्रांसफ़र हो सकती है डिफरेंट वेज में, लाइक अगर 2 ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होंगे या 2 ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। हमें यहाँ पर मेनली पढ़ना है कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन जो है उनका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन कंडक्शन को हमें यहाँ पर अच्छे से देखना है। इसमें जो भी फॉर्मूलाज होती है उन फार्मूलाज को हमें यहाँ पर देखना है, उन फार्मूलाज को हमें यहाँ पर रिमेंबर करना है। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इफ द सबस्टेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक बॉडी है A, जब मैं इसको दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाऊंगा तभी यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कंटैक्ट होता है बिटवीन द 2 बॉडीज। और इसके लिए इक्वेशन यहाँ पर आप यहाँ पर लिखे हैं कि जो हीट या मैं बोलूँगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में, दैट इज गिवन बाय फूरियर्स लॉ। एंड वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हीट दैट मीन्स क्यू जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन X, राइट। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप खुद एग्जाम्पल्स देखिएगा। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें है
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या है, एक है थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड थिंग आपको जो पढ़ना है दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हीट ट्रांसफर, जो मैंने आपको इक्वेशन ऊपर दिखाई, जो हीट ट्रांसफर होगी दैट विल बी गिवन बाय के ए डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और इसी को मैं अगर स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करूंगा कितने टाइम में हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, वहां पर मैंने एक्स लिखा था, यहां पर मैं एल लिखूंगा, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर मैं लिख के रखूंगा, ए जो होगा ये एरिया होगा, एल जो होगा ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कैपिटल टी, दैट मीन चेंज इन टेम्परेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हीट कितनी ट्रांसफर होगी। अगर मैं आपको बोल दूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, दैट मीन्स हीट जितनी ट्रांसफर होगी डिवाइडेड बाई टाइम, दैट मीन्स क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल टी, क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसको भी मुझे डिवाइड करना है टी से, तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू जो ऊपर मैंने लिखी थी के ए डेल्टा टी, दैट मीन्स चेंज इन द टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना होता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी, इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स रेट, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हम इसी को बोलते हैं। अब अगर आपको मैं बोल दूं कि यूनिट्स क्या होंगे थर्मल कंडक्टिविटी के, तो यूनिट्स इसके क्या होंगे, दैट आर गोइंग टू बी वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर, ये बात क्लियर है। यहाँ पर इसके यूनिट्स क्या होंगे, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। आई होप दैट्स क्लियर। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, दैट्स थर्मल कंडक्टिविटी। इन द सिमिलर वे जो सेकंड चीज यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज जो सेकंड चीज यहां पर पढ़नी है दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है वो सब हम इस वाली स्पेस में पढ़ेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मैंने अभी आपको बताया, लेट मी चेक, ओके, मैंने अभी आपको बताया जो हीट होगी ट्रांसफर होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और उसी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी के ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। आई होप आप सबको ये याद ही होगा, राइट। इसके इक्वल टू आ गई थी। तो क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा शेफल करूंगा, क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं डेल्टा टी और डिवाइडेड में एल डिवाइडेड बाई के, क्या मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा, राइट। तो ये जो एल अपॉन के ए है, ये जो एल अपॉन के ए मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, इसी को मैं बोल रहा हूं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। तो अगर मुझे सीधे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखना होगा, मैं लिखूंगा Q डिवाइडेड बाई T, और यही मेरा आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई R थर्मल, दैट मीन्स थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल टू। जिस तरीके से हम ओहम्स लॉ में पढ़ते हैं, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस इन द टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर आ गया टेम्परेचर डिफरेंस, वहाँ पर आ गया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस आएगी, यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस आएगी, यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस आएगी। आई होप दैट मेक सेंस, आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। अगर हमारे पास डिफरेंट मेटालिक रॉड्स है, उनकी क्या कौन कौन सी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो मेनली हमें पढ़ने हैं दो कॉम्बिनेशन, एक को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन विल बी कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरीके से हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रॉड्स है, दिस इज रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2 मैंने जो है वो सीरीज में इसके साथ कनेक्ट किया है, लाइक दिस। मैंने सेकंड रॉड जो है वो सीरीज में इसके साथ कनेक्ट की है। फॉर एग्जांपल रॉड 1 की जो लेंथ है दैट इज L1 और इसकी जो लेंथ है दैट इज L2, L1 एंड L2, और इसका जो कांस्टेंट है दैट इज K1 और इसका जो कांस्टेंट है दैट इज K2। ये बात क्लियर है। तो अगर मुझे यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K1, ये कांस्टेंट है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K2। तो अगर मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मैं यहाँ पर बोलूँगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी और मैं बोलूँगा KS से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा, अगर मुझे वो फाइंड आउट करनी होगी मैं उसको कैसे करूँगा, उसके लिए आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखिएगा, दैट्स इक्वल टू L1 प्लस L2, दैट मीन्स दो लेंथ जो है इनका सम होल डिवाइडेड बाई L1 बाई K1, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L2 बाई K2। आई होप दैट मेक सेंस। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो L1 हो एंड L2 है ये इक्वल है। फॉर एग्जांपल L1 इज इक्वल टू L2। अगर आपके पास जो दो रॉड्स होंगी इनकी लेंथ सेम होगी तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगी एट दैट टाइम, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगी आपके लिए एट दैट टाइम। अब सेकंड केस आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखना है,
वो आपको ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास दो रॉड्स है, दिस इज रॉड नंबर 1, दिस इज रॉड नंबर 2, दोनों का टेम्परेचर कुछ है। फॉर एग्जांपल इसका ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, राइट। और ये जो ये जो मिड वाला पॉइंट है जहाँ पर ये कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर है T, सिंपल T, राइट। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K2। तो क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ये जो मिड पॉइंट है इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो कैपिटल T है दैट मीन्स टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट, व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू K1 T1, सिंपल K1 T1 plus K2 T2 whole divided by K1 plus K2, K1 plus K2. The temperature at the midpoint will be equal to K1 T1 plus K2 T2 whole divided by K1 plus K2. I hope that makes sense. I hope this makes sense. After that जो second type of combination है that is parallel combination. अगर मेरे पास दो rods होंगी, this is rod number 1, इसके साथ मैंने कंबाइन किया पैरेलल में रॉड नंबर 2, और इसका जो एरिया है फॉर एग्जांपल दैट इज A1 और इसकी जो मोटाई है दैट्स A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट्स इक्वल टू K2, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर बताना होगा कि इनका जो Kp होगा दैट मीन्स इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 होल डिवाइडेड बाई A1 plus A2, K1 A1 plus K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 plus A2। और अगर हम यहाँ पर भी सिमिलर एक केस लेंगे, अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर A1 और A2 जो है ये बराबर है, अगर यहाँ पर A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम होगा, इनकी जो मोटाई है वो सेम होगी। तो इन दैट केस ये जो Kp बन जाएगा दैट मीन्स द फाइनल थर्मल कंडक्टिविटी और द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी दैट विल सिंपली बी इक्वल टू K1 plus K2 divided by 2, K1 plus K2 divided by 2। I hope that's clear as well, I hope that's clear as well। ये बात क्लियर है। इसके बाद जो ये थी कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रॉड्स। इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रीफली पढ़ना है कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में, डिफरेंस क्या होती है, राइट। ये आप खुद भी पढ़ सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, राइट। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक हीट तभी ट्रांसफर होगी जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाएगी, राइट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, तभी यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। और इसी का अपोजिट है यहाँ पर रेडिएशन। रेडिएशन में नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होता है वो विदाउट कॉन्टैक्ट होता है, वो विदाउट कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं विदाउट एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एट ऑल, यहाँ पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हीट ट्रांसफर होता है वो सिंपली होता है हीट ट्रांसफर विदाउट टचिंग, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, राइट। कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में नहीं आती है। अब इसी तरीके से इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, अगर एक रेडिएशन किसी भी मैटर पे पड़ेगी तो उस वहाँ पर क्या होता है, सपोज करो एक इंसिडेंट रेडिएशन आ गई, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इस पर एक इंसिडेंट रेडिएशन पड़ गई जिसके पास हीट थी Q, जिसके पास हीट जो टोटल हीट थी या टोटल रेडिएंट एनर्जी में बोलूँगा वो कितनी थी, कैपिटल Q से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो बॉडी होगी इस Q का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ये एब्जॉर्ब करेगी, इस कुछ का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होगी, एब्जॉर्ब कुछ रेडिएंट एनर्जी को ये करेगी, और कुछ जो रेडिएंट एनर्जी होगी उसको ये रिफ्लेक्ट भी करेगी। यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ रेडिएंट एनर्जी को ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, और कुछ रेडिएंट एनर्जी ऐसी भी होगी जिसको ये ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसमिशन भी यहाँ पर होगी, राइट। इस तरीके से तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी कोई रेडिएंट एनर्जी किसी मास पे पड़ेगी तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती है, एब्जॉर्ब भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होगी, और कुछ रेडिएंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, वहाँ उसकी ट्रांसमिशन होगी। तो सिंपली अगर मैं बोलूँगा जो रेडिएंट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उसको मैं फॉर एग्जाम्पल QA से रिप्रेजेंट करूँगा, जो इसने रिफ्लेक्ट की QR से रिप्रेजेंट करूँगा, जो इसने ट्रांसमिट की QT से रिप्रेजेंट करूँगा। सिंपल है। तो मुझे क्या बताना है, जो यहाँ की टोटल एनर्जी होगी वो ये इन सब की समेशन होगी। सिंपली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा जो कैपिटल Q है दैट विल बी इक्वल टू QA, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड, प्लस QR जितनी रिफ्लेक्ट होगी, प्लस QT जितनी उसने ट्रांसमिट की होगी। आई होप दिस मेक सेंस। अब अगर मैं इन सारी टर्म्स को डिवाइड करूंगा Q से, तो इस साइड मेरे पास ये मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई Q, डिवाइडेड बाई Q, डिवाइडेड बाई Q, डिवाइडेड बाई Q। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जो है ये 1 के इक्वल टू बन जाएगी। दैट मीन्स मैं लिखूंगा QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस
क्यू टी बाई क्यू दिस इज इक्वल टू 1, और मैं बोल सकता हूँ ये कांस्टेंट रह गया, और ये मैं फर्दर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन प्लस आर दैट मीन्स रिफ्लेक्शन प्लस टी दैट मीन्स ट्रांसमिशन दैट्स इक्वल टू 1। एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन दैट्स इक्वल टू 1। अब एब्जॉर्प्शन जो है ए, ये मैंने कहाँ से लाया, ए को मैंने यहाँ पर किसके इक्वल टू रखा, ए को मैंने यहाँ पर रखा क्यू ए अपॉन क्यू के इक्वल टू। इसी तरीके से आर जो रिफ्लेक्शन है वो वो किसके इक्वल टू रखी, क्यू आर दैट मीन्स द रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी। इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूंगा, टी से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी से इनफैक्ट, तो उसको मैं लिखूंगा दैट इज क्यू टी दैट्स ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द टोटल रेडिएंट एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल रेडिएंट एनर्जी। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल, आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हम किस बॉडी को बोलेंगे कि एक बॉडी जो है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अंडरस्टैंड करना। अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट विदाउट रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग। एक ऐसी बॉडी जो क्या करेगी, जो एब्जॉर्ब करेगी सारी रेडिएशंस को। अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसमें फॉर एग्जांपल कुछ रेडिएशंस पड़ी, तो अगर ये उनको सारों के सारों को क्या करेगा, उनको क्या करेगा, अगर ये उनको एब्जॉर्ब करेगा तो मैं इसको बोलूँगा ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ना ये ट्रांसमिट करेगा, ना ये क्या करेगा, ना ये रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूँगा तो इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगी, एब्जॉर्प्शन 1 के इक्वल टू आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँगा 0 के इक्वल टू आ जाएगी। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँगा वो भी 0 के इक्वल टू आ जाएगी। ये बात क्लियर है। इन द सिमिलर वे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल दूं परफेक्टली रिफ्लेक्टर, अगर मैं आपको एक रिफ्लेक्टर की बात बोलूंगा, एक रिफ्लेक्टर हम किसको बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर हम किसको बोलेंगे, जिसमें एब्जॉर्प्शन तो 0 के इक्वल टू आ जाएगी, ट्रांसमिशन भी 0 के इक्वल टू आ जाएगी, लेकिन आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर आप किसको बोलोगे, ट्रांसमीटर हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन तो उसमें 0 के इक्वल टू आ जाएगी, रिफ्लेक्शन जो उसमें 0 के इक्वल टू आ जाएगी, लेकिन ट्रांसमिशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ब्लैक बॉडी के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज किरचॉफ्स लॉज ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉज ऑफ रेडिएशन जो है वो एग्जैक्टली बोलते क्या है, जो किरचॉफ है उसके लॉज बोलते हैं कि जो रेशियो होता है इमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का एक बॉडी के लिए वो सेम रहता है, चाहे हम कोई भी सरफेस, किसी भी सरफेस को कंसिडर करेंगे और अगर टेम्परेचर को हम सेम रखेंगे। दैट मीन्स इमिसिव पावर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये भी टेम्परेचर टी पे है, ये भी टेम्परेचर टी पे है, तो इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, एब्जॉर्प्शन पावर होगा या इमिसिव पावर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ दिस एंड इमिसिव पावर ऑफ दिस। ये बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो इमिसिव पावर है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका इमिसिव पावर है E1 और फॉर एग्जाम्पल इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर है दैट इज इक्वल टू A1। इन द सिमिलर वे फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट बी है मेरे पास, ये भी टेम्परेचर टी पे है, इसका जो एमिसिव पावर होगा फॉर एग्जांपल दैट इज E2 और इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो भी A2 के इक्वल टू ही है। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है इट सेज दैट E1 simply emissive power of first divided by the absorptive power of first A1, this will be equal to E2 that means the emissive power of second and divided by A2 that means the absorptive power of second, and this will be equal to capital E and capital E represents the emissive power of a black body। लेकिन अगर हम उसको भी क्या सेम टेम्परेचर पे रखेंगे, अगर हम उसको भी सेम टेम्परेचर पे रखेंगे तो इन अदर वर्ड्स मैं ये भी बोल सकता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ जो है ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता है, एक ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट देता है। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि जो एक गुड एब्जॉर्बर होगा वो एक गुड इमिटर भी होगा, राइट। मैं यहां पर लिखूंगा गुड एब्जॉर्बर विल बी इक्वल टू गुड इमिटर। जो जितना अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएगा वही उतना ज़्यादा इमिट कर पाएगा, सिंपल सी बात ये है। ये बात क्लियर है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर लॉ दैट्स कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, सिंपली अगर आपको इसका वो स्टेटमेंट याद रखना होगा तो इट सेज दैट जो इमिसिव पावर होता है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का,
जो इमिसिव पावर होता है, इमिसिव पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी वो इमिट कर पाएगा पर यूनिट सरफेस एरिया से, राइट, पर यूनिट टाइम में। तो जो इमिसिव पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर्ड 4, राइट। तो अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं बोलूंगा जो इमिसिव पावर होता है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T पावर 4 के। सिंपल सी बात ये है, जो इमिसिव पावर होता है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो इमिसिव पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T पावर 4। ये जो सिग्मा है इसको हम बोलेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये स्टीफन्स कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूं ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी आप याद रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6, 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6। अगर मैं इसकी यूनिट्स आपको बोल दूं, इसकी यूनिट्स क्या होगी, दैट मीन्स यूनिट्स ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ टाइम पावर 4। तो यूनिट्स आ जाएंगे इसके, दिस विल बी वाट, दिस विल बी मीटर इनवर्स और दिस विल बी के पावर -4 जब भी ऊपर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये बात भी क्लियर है, आई होप दैट्स क्लियर। क्या ये बात भी क्लियर है? अब अगर परफेक्टली, ये तो था अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बॉडी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल किसी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर हमारे पास नहीं होगी, उसके बगैर अगर मैं कोई भी बॉडी होगी मेरे पास, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो इन दैट केस जो इमिसिविटी होती है, लेट मी चेंज द पेन, जो इमिसिव पावर होता है उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल m से, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा T पावर 4। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ एक सिचुएशन को कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं, जो T टेम्परेचर पे है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये T टेम्परेचर पे है और इसके अराउंड जो सराउंडिंग है उसका जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वल टू T0। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T और इसकी जो इसका जो सराउंडिंग है वहां पर जो टेम्परेचर है दैट्स इक्वल टू T0, और ये जो T0 है फॉर एग्जांपल ये T0 इज लेस देन T, ये जो T0 है सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये लेस देन है T का, राइट। तो यहाँ पर कुछ इमिशन होगी, तो इमिसिविटी जो होगी इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू, इमिसिविटी विल बी गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय T जो ज्यादा होगा दैट मीन्स कैपिटल T पावर 4 माइनस T0 पावर 4, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस को हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस को हम कंसिडर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो ये था स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ के बाद और एक लॉ आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? According to Newton's law of cooling, जो increase in the temperature है that is directly proportional to the temperature difference between an object and its surrounding। एक ऑब्जेक्ट में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा या कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और हम बोल सकते हैं, मैं इसको डिक्रीज वाले टेम्परेचर से भी रिलेट कर पाऊंगा, मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ कूलिंग जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन विच दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट, राइट। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने उसको मैंने किसी सराउंडिंग में रखा, तो उस ऑब्जेक्ट और उसके जो सराउंडिंग है उसमें कितनी टेम्परेचर डिफरेंस होगी, उसी रेट पे, उसी के अकॉर्डिंग जो कूलिंग है वो हमें देखने को मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग या हमें इंक्रीज इन द टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूंगा, मैथमेटिकली अगर मुझे इस लॉ को लिखना होगा, मैं लिखूंगा d by dt of capital T, that means rate of change of temperature that will be directly proportional to T minus T0। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो है T0 के इक्वल टू, ये बात क्लियर है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, मैं लिखूंगा d by dt of T, rate of change of temperature, capital T always represents the temperature, this will be equal to K times T minus T0, K times T minus T0। I hope that's clear, I hope that's clear। ये जो K है ये कांस्टेंट रहता है, राइट, ये जो K है ये कांस्टेंट रहता है। तो इसकी और एक एक्सप्रेशन है d by dt ऑफ कैपिटल T, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ T0 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगी जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द टेम्परेचर इज एक्चुअली कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर
किसी वेवलेंथ पे फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो सिंपली वीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है वेवलेंथ और टेम्परेचर का अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, राइट। ये कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए किसके, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की एट दैट टाइम जो वेवलेंथ होगी। और मैं बोल सकता हूँ वेवलेंथ मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर इन विच द बॉडी एट विच द बॉडी इज केप्ट, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर नाम देंगे, मैं लिखूंगा लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड लेट मी कॉल दैट कांस्टेंट एज बी। ये जो बी है इसी को हम बोलेंगे, ये जो बी है इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर वीन्स कांस्टेंट, इसी b को हम यहाँ पर बोलेंगे वीन्स कांस्टेंट। ये बात क्लियर है। और b की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो होती है 2.89 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ के इक्वल टू। अगर मैं आपको बोल दूं ये जो b है इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो सिंपली आप बोलोगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स ऑफ लैम्डा, दैट मीन्स केल्विन, और इसके होंगे मीटर, राइट। तो ये यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ मीटर मल्टीप्लाइड बाई केल्विन, मीटर मल्टीप्लाइड बाई केल्विन। आई होप दैट्स क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद जो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने यहाँ पर एक क्विक रिवीजन किया पूरे चैप्टर का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, स्टेफेंस लॉ पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें पढ़े हमने। आई बिलीव आप सबके लिए ये वाला जो रिवीजन है ये भी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये रियली आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डू स्मैश द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो और डू लाइक द वीडियो एज वेल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।